हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आपका यूनिट 4 का एक टॉपिक है जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है, परंतु वो टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो है इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो सेकंड, आप कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो क्वेश्चन आ सकता है वो कई टाइप से आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण हैं उसके बारे में वर्णन करें, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर द्वितीय युद्ध का पूर्ण विवरण दें, या फिर आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में और उसके क्या कारण थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी। मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध कब कि जब होगा, ये कब कंफर्म हो गया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। लेकिन कुछ मतों के अनुसार, मतलब कुछ वोटिंग्स के अनुसार, इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1931 में, जब जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था। कब हुआ? जब जापान ने क्या करा, चाइना से मंचूरिया जो जगह है वो छीन ली। इधर इटली ने 1935 में एबिसानिया में घुसकर उसे हरा दिया। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद राष्ट्र संघ का क्या हुआ, निर्माण किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखा जाए। परंतु सबसे पहले 1931 में जापान ने चाइना के साथ युद्ध करके मंचूरिया छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ 1935 में इटली ने क्या करा, एविसानिया कुछ घुसकर उसे हरा दिया। 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में रीमिस्टोरियोलॉजी का काम किया था। तो क्या करा, 1936 में जो एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाही व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या करा, राइनलैंड में अपनी सेना को भेजा और वहां जाके युद्ध करके उसे भी जीत लिया। 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर मतलब देश के अंदर ही वॉर चलने लगी लोगों के बीच में। तो 36 से लेकर 39 तक के बीच में स्पेन के अंतर्गत भी ये स्थिति रही। मतलब पूरे विश्व में कहीं भी शांति अच्छे प्रकार से स्थापित नहीं हो सकी। 1938 में जापान ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। अब क्या करा, सॉरी, 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया जो कि देश है, और उस पर अधिकार अपना कब्जा कर लिया, मतलब पूरी तरह से उसको अपने अंतर्गत कर लिया था। लेकिन फिर भी इसके लिए दो दिनांक विशेष रूप से याद रखी जाती हैं। इतना कुछ होने के बाद भी दो डेट्स ऐसी हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर याद रखी जाती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने के लिए, जिसमें से 7 जुलाई 1937, जिसे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का दिन माना जाता है, जब मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिससे जापान और चाइना के बीच सबसे लंबा युद्ध शुरू हुआ था। अब देखिए, एक डेट है 7 जुलाई 1937, जिस दिन क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का दिन माना जाता है। मतलब लोग ये मानते हैं कि इस डेट से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। जब क्या हुआ, जब मार्को पोलो पुल हादसा हुआ, और जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जापान और चाइना के बीच में सबसे लंबा जो वॉर है, युद्ध है, वो शुरू हो गया। फिर 1 सितंबर 1939 का दिन, जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से प्रतिरोध लेने की घोषणा की थी। अब पहले तो ये वाला हादसा हुआ, मार्को पोलो हादसा। उसके बाद 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, जर्मनी जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा दोष डाल दिया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके कारण हुआ, जर्मनी के कारण। तो उसको ना ही राष्ट्र संघ में भर्ती किया गया एक प्रकार से, ठीक है, जब उसकी निर्माण किया गया था राष्ट्र संघ का, ना ही उसे भर्ती किया गया, और जर्मनी के साथ काफी ज्यादा बुरी चीजें करी गई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो जब हिटलर उस सत्ता में आया तो क्या करा, जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की, और जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो दो देश हैं, हिटलर का नाजीवादी जो राज्य था, ठीक है, उस समय नाजीवादी व्यवस्था हिटलर के द्वारा लाई गई थी जर्मनी के अंतर्गत। तो ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि हिटलर का जो नाजी राज्य है वो समाप्त हो जाए, तो उससे बदला लेने की घोषणा की थी, और युद्ध छिड़ गया। पोलैंड की घुसपैठ से लेकर युद्ध तक
खत्म होने तक, जब तक जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर नहीं कर दिया था, इतना लंबा आप कह सकते हैं युद्ध चला। कब से लेके जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ करी और जब तक जापान ने 1945 में सरेंडर नहीं कर दिया, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो उसके बाद जापान पूरी तरह हार गया और उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन इतने सारे वर्षों में दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध में ही व्यस्त रहे, तो इतने कई सारे वर्षों तक युद्ध चला था, ठीक है। 39 से लेके 45 तक लगभग युद्ध चला और छोटे मोटे युद्ध 37 में भी और 36 में भी हो रहे थे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी शांति की व्यवस्था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं बनी हुई थी, ठीक है। और तो और विश्व के अधिकांश देश युद्ध में झोंक दिए गए। अब देखें तो राष्ट्रीय संघ की विफलता आप कह सकते हैं कि एक कारण है किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। तो इस बार हमने पॉइंट्स में बात करी है, हम आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हैं और ज्यादा बड़े तौर पर। तो पहला, राष्ट्र संघ का गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति की स्थापना के लिए किया गया था, परंतु वह अपने काम में असफल रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी आप कह सकते हैं विवाद है देशों के बीच में, वो शांति रूप से किए जा सके, ठीक है, समाप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, परंतु राष्ट्र संघ, इसका क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय समिति नहीं आएगी, यहाँ पे राष्ट्र संघ आएगा, परंतु राष्ट्र संघ इसका क्या नहीं कर पाया, विरोध नहीं कर सका, जिससे कि राष्ट्र संघ की असफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब 1931 में जब जापान ने क्या करा, मंचूरिया पर हमला किया और चाइना से मंचूरिया को पूरी तरह से छीन लिया, तो राष्ट्र संघ को उस समय पर विरोध करना चाहिए था, परंतु राष्ट्र संघ एक प्रकार से ना ही उसके पास कोई अपनी सेना थी, ठीक है, ना ही उसके पास ज्यादा अधिकार थे, तो वो इसका विरोध नहीं कर सका और क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। फिर तीसरा पॉइंट, राष्ट्र संघ की सफलता बहुत राष्ट्र संघ की जो सफलता है जब बनाई गई थी राष्ट्र संघ, उसकी सफलता 3 देशों पर निर्भर करती थी, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। परंतु इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या था, मतभेद थे, वो देश एक दूसरे से मतभेद रखते थे, उनके बीच में कोई संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ, सफलता में बाधा आई, ना ही इंग्लैंड और फ्रांस मिलकर विश्व में शांति कायम कर सके। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड में जर्मनी की सेना को भेजकर वार्सा संधि का उल्लंघन कर दिया। तब ही राष्ट्र संघ ने हिटलर के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाया। उस समय भी राष्ट्र संघ ने क्या करा, हिटलर के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सका। तो ये देख सकते हैं आप, इसको समझने की कोशिश करिए कि राष्ट्र संघ को जो काम करने चाहिए थे, अगर वो काम करता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। अगर हिटलर ने कुछ करा, राष्ट्र संघ उसके ऊपर प्रतिरोध करता, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को कायम करने का कुछ काम चलता, परंतु कुछ भी काम नहीं हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हड़प लिया, मार्च 1939 में संपूर्ण अधिकार कर लिया, परंतु इन दोनों अवसरों पर भी राष्ट्र संघ चुपचाप रहा, जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध होना संभव था। तो 1938 में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करके उसे पूरी तरह से अपने अंतर्गत कर लिया, उस समय भी राष्ट्र संघ कुछ नहीं बोला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फिर आती है एक तुष्टिकरण की नीति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का एक कारण है तुष्टिकरण की नीति। पहला, हिटलर ने खुले तौर पर वार्सा संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों को गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। अब जब हिटलर सत्ता में आया तो लोग हिटलर को एक प्रकार से अपना मसीहा मानते थे। वो ये सोचते थे कि हिटलर जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप कह सकते हैं जर्मनी की जो इज्जत चली गई है, हिटलर वो इज्जत वापसी लाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिटलर ने जर्मनी का काफी ज्यादा जो स्थिति थी वो और ज्यादा ऊंची कर दी, ठीक है, विश्व जर्मनी को जानने लगा था और मानने लगा था। परंतु फिर भी हिटलर ने कुछ ऐसे काम करे जिनसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिटलर से पहले जो संधियां हो चुकी थी वो उल्लंघन में गई। जैसे कि हिटलर ने खुले तौर पर वार्सा संधि का क्या करा, उल्लंघन करा, जिसके तौर पर उसने क्या करा, हथियारों को गुप्त रूप से और सेना को गुप्त रूप से क्या करा, निर्माण किया। हिटलर ने गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था। हिटलर की जो गतिविधियां थी वो ब्रिटेन और फ्रांस को तो पता थी, लेकिन उन्हें लगा कि मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो अपना फायदा सोच रहे थे,
उस समय जब उन्हें ये पता था कि हिटलर क्या कर रहा है, अपनी सेना को बढ़ा रहा है और हथियार बना रहा है, तो ब्रिटेन और फ्रांस सोचते थे कि जब जर्मनी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा तब वो क्या करेगा, साम्यवाद व्यवस्था जो कि रूस में बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसको रोक सकेगा। वो अपना फायदा देख रहे थे उस समय। इस तुष्टिकरण का म्यूनिक समझौता इस तुष्टिकरण का म्यूनिक समझौता सितंबर 1938 में जो हुआ था, एक मुख्य उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी थी जहां जर्मनी भाषा बोली जाती है। आप समझिए कि ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों में आने की अनुमति थी जहां पे क्या बोली जाती है, जर्मन भाषा बोली जाती है। और जो इस समझौते के अंतर्गत ये माना गया कि जर्मनी उन क्षेत्रों में नहीं घुसेगा या फिर हमला नहीं करेगा जहां पे जर्मनी भाषा नहीं बोली जाती। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या अन्य किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा 1939 में इस वादे को तोड़कर जो शेष बचा चेकोस्लोवाकिया पर भी आक्रमण कर दिया। तो जर्मनी ने क्या करा, अपने वादे को तोड़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संधि की गई थी उसको भी तोड़ा। इसके बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। फिर भी इसके बाद भी क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि जर्मनी को कोई, आप कह सकते हैं कि उसको हानि पहुंचे। वो चाहते थे कि जर्मनी के द्वारा हम किससे जीत सकते हैं, साम्यवाद व्यवस्था जो कि रूस में प्रसार हो रही है और उस समय विश्व में भी काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त थी। वो चाहते थे कि साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो जाए। वर्ष 1929 की महामंदी, 1930 के दशक की विश्वव्यापी महामंदी ने यूरोप और एशिया के अलग अलग तरीकों से प्रभाव डाला। तो 1929 में जो महामंदी आई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसने क्या करा, यूरोप सहित विश्व के कई देशों पर क्या कर सकते हैं, एशिया और यूरोप पे कई प्रकार से हावी हुई, प्रभाव डाला। यूरोप के अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गई थी। तो यूरोप के कई देश ऐसे थे जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन और अधिनायकवादी, ठीक है, जो कि क्या हुई, साम्राज्यवादी व्यवस्था या सरकार के अंतर्गत चली गई थी, कि साम्राज्य व्यवस्था उसके अंतर्गत आ गई। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। तो एशिया के जो देश थे, संपन्न देश, जो जिनके पास संसाधन काफी भरपूर मात्रा में था, उन्होंने सोचा कि अब हम एशिया के और देशों पर भी हमला करके उसको अपने अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश पे हमला करने लगा और महामंदी के कारण हुआ ये सब। क्योंकि एक उदाहरण देखिए कि आपके पड़ोसी देश, आप कह सकते हैं कि आपका पड़ोसी देश कमजोर है, उसके पास, उसके ऊपर महामंदी का असर पड़ रहा है, आप संपन्न हैं, ठीक है, तो एक समय पे आपको भी लगेगा कि अब ये कमजोर है, इसको हम अपने अंतर्गत ले लेते हैं और इसका विकास करते हैं। ये एक प्रकार की सोच हो सकती है, ठीक है, लोगों की। तो उस समय भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति चल रही थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। फांसीवाद का उदय, प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य क्या था, दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतंत्र संविधान को भी अपनाया। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीत गए थे देश, जिन्होंने विजेता प्राप्त करी, वो देश चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र व्यवस्था को लाया जाए, ताकि क्या हो सके, सभी देश समान रूप से और शांति से अपना शासन कर सके। तो जर्मनी ने भी इस बात को माना और लोकतंत्र संविधान को अपना लिया। इटली ने 1920 के दशक में राष्ट्रवादी, सैन्यवादी, अधिनायकवादी की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इटली में 1920 में क्या हुआ, 1920 के दशक में राष्ट्रवादी, सैन्यवादी और अधिनायकवादी की लहर को फांसीवादी व्यवस्था के रूप में बना दिया। मतलब फांसीवादी व्यवस्था आरंभ हो गई थी 1920 में इटली में। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली साम्यवादी को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये जो विचारधारा है फांसीवादी, इस व्यवस्था ने क्या करा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाया लोगों को कि हमारी जो फांसीवादी व्यवस्था है वो क्या है, लोकतंत्र से भी अधिक प्रभावी है, ठीक है, और ये साम्यवादी व्यवस्था को रोक सकती है। तो बेनिटो मुसलिनी द्वारा 1922 में इटली में इटामवर अवधि के दौरान पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की गई। तो किस व्यक्ति ने करी थी, बेनिटो मुसलिनी द्वारा फांसीवादी व्यवस्था को इटली में आरंभ किया गया 1922 में, जब पहली तानाशाही सरकार की स्थापना की गई।
फिर आता है और कारण आता है, वो है वर्सा की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जंग का सारा जिम्मा किसके ऊपर डाल दिया गया? जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। जर्मनी को कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है वो आपके कारण हुई है, आपको ही जितना भी हर्जाना है वो देना पड़ेगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस पे काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। ठीक है, कर्जा अड़ा हो गया। जर्मनी को आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक क्षेत्र में पंगु बना दिया गया। ना ही उसके पास आर्थिक क्षेत्र में आप कह सकते हैं स्वतंत्रता थी, नहीं सैनिक और ना ही राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता थी। सारे के सारे संसाधन छीन लिए गए तथा कोयले के उत्पादन क्षेत्र भी उससे छीन लिए गए। तो क्या हुआ? जर्मनी के अंतर्गत आप कह सकते हैं जो भी कोयले के उत्पादन क्षेत्र है वो भी छीन लिए गए, उनके संसाधन जो थे वो छीन लिए गए। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विजेता देश है वो चाहते थे कि जर्मनी और ज्यादा कमजोर हो जाए। तो इस प्रकार के ये जो कारण थे, इन कारणों से क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कारण है। इन कारणों को जो पॉइंट्स है आप इनको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बड़ा बड़ा बना के लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो। कमेंट आया था कि बच्चों को भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताइए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।